नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री धन सिंह रावत भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को संबोधित कर रहे हैं। साथियों, आप सभी के कंधों पर न केवल हमारे राज्य की चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने की अहम जिम्मेदारी है, बल्कि भविष्य के जो हमारे आने वाले चिकित्सक हैं, उन सभी को शिक्षित करने का, प्रशिक्षित करने का, प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण दायित्व भी अब आने वाले समय में आपके ऊपर, आपके बाद रहने वाला है। इसलिए आपकी सेवा आपके और परिवार के साथ साथ जहां आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके परिजनों के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं राज्यवासियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके द्वारा जो शिक्षित, प्रशिक्षित एमबीबीएस, पीजी, सुपर स्पेशलिस्टी के छात्र आने वाले वर्षों में राज्य में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में जाकर बीमारियों को दूर करने के साथ साथ चिकित्सा जगत में नए शोध करेंगे, नए अनुसंधान करेंगे। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में केवल जो चिकित्सकीय ज्ञान है वही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ व्यवहार, सहानुभूति, धैर्य, करुणा और सेवा भाव, इसकी भावना भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आज के इस अवसर पर यह आग्रह करता हूं कि आप लोग आने वाले समय में अपने छात्रों को जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ उनके भीतर संवेदनशीलता, सहानुभूति और सेवा का भाव उनके हर एक कार्य व्यवहार में आ जाए, इस प्रकार की भावना को भी विकसित करने का कार्य आप सबके माध्यम से होना चाहिए, जिससे आपके द्वारा शिक्षित, प्रशिक्षित जो चिकित्सक हैं वो न केवल एक कुशल और दक्ष चिकित्सक ही बनेंगे, बल्कि आने वाले समय में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति पूरा करें, ईमानदारी से उनको निभाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप सभी लोग पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरे उत्तरदायित्व के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं जो अच्छा बनाना हम सबके लिए बहुत चुनौती है। सभी, चाहे मैं हूं चाहे चिकित्सा मंत्री जी हैं, सचिव साहब हैं, हमारे सारे प्राचार्यगण हैं, अधिकारीगण हैं, आप सब लोग हैं, हम सब लोग एक ही तराजू पर बैठे हैं और हम सभी का दायित्व है कि इस तराजू को ठीक प्रकार से बैलेंस करें। उसमें हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। और क्योंकि राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लिए अच्छा बनाना सच में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। कहने से करना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन हम सब लोग करने पर विश्वास करते हैं और अच्छा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप सबकी सहभागिता जुड़ जाएगी आपके बाद, तो मैं समझता हूं कि गाड़ी जो धीरे धीरे चल रही है ये और तेज रफ्तार पकड़ेगी, तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमें आयाम प्राप्त करने हैं, जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने हैं, जन जन तक हमारी चिकित्सा पहुंचे, हमारा स्वास्थ्य विभाग पहुंचे, उसके लिए हमारे प्रयासों को गति मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साथियों, हमारी सरकार राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को अच्छी चिकित्साएं, सुविधाएं गुणवत्ता के साथ सस्ती दरों पर उपलब्ध हों। उनके लिए
कठिनाई उनको चिकित्सा मिलने में न। और आगे बढ़ेंगे। नगर निगम देहरादून के 27वें स्थापना दिवस पर नगर निगम आपके द्वार शिविर कार्यक्रम की महापौर सौरभ थापड़ीवाल और मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जोनल कार्यालय आर्केडिया से शुरुआत की। शिविर में आर्केडिया जोन के 19 वार्डों से पहुंचे लोगों ने नगर निगम और विभिन्न विभागों से संबंधित 39 प्रखर शिकायतों और सुझाव दर्ज कराए। शिविर के दौरान कर अनुभाग के पटल पर 14,000 रुपए की कर वसूली की गई, जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 13 प्रांगण पत्र जारी किए गए हैं। मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि नगर निगम आपके द्वार अभियान का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराना है, जिससे कि लोगों को मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। इसके साथ नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में मिल रही शिकायतों और सुझावों का समय से निस्तारण करें। वहीं शिविर नागरिक का सुविधा और पारदर्शिता की दिशा में नगर निगम की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीमार होने पर अगर पीआरडी जवान अस्पताल में भर्ती रहता है तो अब 6 महीने तक उसका मानदेय नहीं रोका जाएगा। जी हां, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि विभाग पीआरडी जवानों की सभी जायज मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। उन्होंने कहा कि पीआरडी के लिए स्वयं सेवक के बजाय दूसरा उचित शब्द इस्तेमाल करने की मांग पर भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। आगे बढ़ेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पीआरडी जवानों को मिलने वाले सहायता राशि में इजाफा करने और बीमार होने की दिशा में मानदेय नियमित रूप से देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में पीआरडी संगठन प्रतिनिधियों ने 365 दिन रोजगार दिए जाने का मुद्दा उठाया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। 11 दिसंबर को पीआरडी जवानों की स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग विभाग के द्वारा क्या क्या तैयारियां उसमें की जा रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही हमारे पीआरडी जवानों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ में भी संवाद किया गया है। कुछ समस्याएं उनकी जो अपनी रही हैं उनको लेकर उनके साथ में विशेष चर्चा की गई है, जिसमें उनके द्वारा लगातार एक विषय कहा जाना कि उन्हें स्वयंसेवक न कहते हुए उन्हें जो है कार्मिक शब्द से उनको संबोधित किया जाए। दूसरा, उनका 365 दिनों का रोजगार के परिप्रेक्ष्य में भी उनकी भावना निकल कर आई है। अब मैंने विभाग को दोनों ही एंगलों से परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं कि हमारे पीआरडी जवान की भावनाओं के अनुरूप हमारी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनके अनुरूप खरे उतरें। इसके साथ ही पीआरडी जवान अपने को उन विषयों को लेकर समान कार्य समान वेतन को लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है, जिसमें वे सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। तो चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो पीआरडी जवानों से ही आग्रह किया गया है कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर है तो निश्चित रूप से इस पर भी किसी प्रकार की चर्चा करना बहुत ज्यादा औचित्यपूर्ण नहीं प्रतीत होता है। लेकिन आपने ये बातें रखी हैं तो इन बातों के परिप्रेक्ष्य में विभाग की ये भरकस हमेशा से मंशा रही है कि पीआरडी जवानों के हितों में निर्णय होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं समझती हूँ कि 2022 से लेकर अभी तक में पीआरडी जवानों के मानदेय वृद्धि से लेकर और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े रुख के बाद प्रशासन ने राज्य में अवैध अतिक्रमण और अनाधिकृत धार्मिक ढांचों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ताजा मामला उधम सिंह नगर के हरिपुर जलाशय क्षेत्र का है, जहां सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर कब्जा करने 3 मजारे और 1 मस्जिद के ढांचा बना दिया गया था। जैसे ही ये गंभीर मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचा, उन्होंने तुरंत जिलाधिकारी को जमीन का विस्तृत सर्वे करवाने के आदेश दिए, जिसके चलते एडीएम कौस्तुभ मिश्रा और रिचा सिंह की अगुवाई में टीम ने मौके का निरीक्षण किया। सर्वे में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर धार्मिक संरचनाओं का अवैध निर्माण किए जाने की पुष्टि की है। एडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और साथ ही प्रशासन ने इसके बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 60 लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जिनमें 4 अवैध धार्मिक स्थल भी शामिल है। सभी को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने की सख्त चेतावनी दी गई है। प्रशासन का साफ संदेश है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वे धार्मिक ढांचा हो या अन्य निर्माण, सभी को कानून के दायरे में रहकर हटाया जाएगा।
इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे कि जहां कहीं भी सरकारी जमीनें इस प्रकार की उसको खाली कराया जाए। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने एक टीम गठित की गई है, जिसमें एसएसपी महोदय द्वारा पूरी सुरक्षा इत्यादि के लिए भी यहाँ पे क्षेत्राधिकारी को बताया गया है। साथ में हमारे उप जिलाधिकारी भी यहाँ पे हैं। ये सरकारी जमीनें हैं जो सिंचाई विभाग के नाम जो है रजिस्टर्ड है। इसमें 1.13 हेक्टेयर भूमि पहले भी खाली कराई जा चुकी है और 2.45 ऐसी जमीन थी जिसमें निर्माण था। इस पे आज नोटिस चस्पा किए गए हैं। पूर्व में भी लोगों को बताया गया है कि ये जमीन सरकारी है। इनके दस्तावेजों की भी जांच उप जिलाधिकारी के द्वारा की गई है। उसमें के पास कोई भी किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं है। सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में भी खाली कराए जाने के संदर्भ में नोटिस दिए जाते रहे, तो उसको लेकर आज जो है यहाँ पे पुनः नोटिस चस्पा किया गया है। उनको एहतियातन बताया गया है कि आप शीघ्र ही अपना ये सामान खाली कर लें, अन्यथा की दशा में नोटिस की समाप्ति के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। कि स्टाम्प पे ऐसे सरकारी जमीनों को खरीदने बेचने की कार्रवाई सामने आती है, ये पूरी तरीके से सोच समझ के कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी और पुलिस टीम उनके खिलाफ पूरे जड़ तक जाएगी कि कहां किस एसओपी के आधार पर ऐसे लोगों को कहां से बुलाया जा रहा है, कहां से लोग आ रहे हैं, कौन लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं, पूरी उसकी तहकीकात होगी। आज कुछ नाम ऐसे आ गए हैं जानकारी में, लेकिन क्योंकि ये जांच का विषय है, प्राथमिकी मैं आपको बता दूं कि उनके खिलाफ दर्ज कराई जाएगी। विभाग प्राथमिकी दर्ज कराएगा और जहां कहीं भी इस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन लिए जाए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम देहरादून के 27वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने मातृशक्ति द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया, विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, महापौर सौरभ थापरियाल, मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल भी उपस्थित रहे। आइए बाप का सीधा रुख कराते हैं नगर निगम परिसर देहरादून का, जहां मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल और सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी आज इस नगर निगम देहरादून के 27वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आप सभी को शुभकामनाएं। माननीय सर, आपकी दी हुई प्रेरणा से आपके द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुसरण करते हुए निगम की टीम ने इस वर्ष कई कार्य योजनाओं को क्रियान्वित किया। तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर देते हुए आमजन हेतु गवर्नेंस को सुलभ बनाया। स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में 19वां स्थान प्राप्त किया और स्वच्छता रैंकिंग में सुधार करते हुए 62वां स्थान हासिल किया। यह उपलब्धि आपके मार्गदर्शन और हमारी टीम की अथक मेहनत और समस्त शहरवासियों की सहभागिता का ही परिणाम है। समाधान के लिए एनिमल क्रेमेटोरियम का शिलान्यास आज आपके करकमलों से हुआ सर। विभिन्न क्षेत्रों में 10 ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग मशीनें क्रय की गई हैं, जिनमें से 2 शंकरपुर गौशाला में स्थापित हो चुकी हैं, जिनसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट और ग्रीन वेस्ट को निस्तारित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। केदारपुरम में सर गांधी पार्क के पश्चात उत्तराखंड का पहला सबसे बड़ा पार्क उद्घाटन किया गया और 13 अगस्त से यह पब्लिक के लिए खुला है। इस पार्क में जिस भूमि को उपयोग में लाया गया वो अतिक्रमण से मुक्त करा करके नदी किनारे उस भूमि को डेवलप किया गया है और विभिन्न सुविधाओं से उसको युक्त किया गया है। 46 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी यहां पर किया है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 27 वर्षों में देहरादून नगर निगम ने नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए आधुनिक शहरी प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां अपनी स्थापना काल से लेकर अब तक एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ाया है और देहरादून को एक स्वच्छ, सुरक्षित,
और सुव्यवस्थित नगर के रूप में विकसित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देहरादून नगर निगम ने निभाई है। मेरा मानना है कि आज का ये अवसर जहां हमारी उन उपलब्धियों का उत्सव मनाने का है, उसके साथ साथ आने वाले समय में जो हमारे समक्ष देहरादून नगर निगम में, देहरादून महानगर में, आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि नगर निगम का क्षेत्र काफी विस्तार हो गया है, काफी सीमा बढ़ गई है, तो बहुत सारी चुनौतियों का समाधान करने का भी आज का ये दिन हमको एक संकल्प लेने का दिन है और विकास के सपनों को भविष्य में और आज से मिलकर धरातल पर उतारने का, उनको साकार करने का भी है। हमें मिलकर एक संकल्प लेना होगा कि हम देहरादून की भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य करेंगे और आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ियों को, हमारे कर्णधारों को एक स्वच्छ, हरित, सुव्यवस्थित, सुरक्षित और ऐसा देहरादून बनाने का काम करेंगे, उसके निर्माण का काम करेंगे जो हमारी भावी पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण दे, उनको सुरक्षित परिवेश दे। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री सौरभ थपलियाल जी के और यहां की नगर आयुक्त नमामि बंसल के और उनकी पूरी टीम हमारे इस संकल्प को साकार कर देहरादून महानगर को देश के सबसे उत्कृष्ट और विकसित शहरों में सम्मिलित करने में अवश्य सफल होंगे। मैं इनको आज के दिवस पर बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं कि पूरी टीम पूरे जुझारूपन से अनेक नवाचारों को अपनाते हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का भी आशीर्वाद लेकर, उनका विश्वास लेकर, साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों ने, अभी मैं चमोली जी जब मुझे गेट पर मिल रहे थे तो मैंने कहा कि हमारे पूर्व महापौर भी हैं, तो इतने में काऊ भाई बहुत पीछे से बोले कि मैं भी यहाँ का डिप्टी मेयर रहा हूं। तो सभी लोग जो है यहां इस नगर निगम से जुड़े हुए हैं, लंबे समय का सबका दीर्घकालिक अनुभव है। सबका अनुभव लेकर हमारा नगर निगम एक आदर्श नगर निगम बनेगा, ऐसा मेरी इन सबको शुभकामनाएं हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज नए नए निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। वैश्विक मंचों पर आज भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज दुनिया का कोई भी घटना चक्र हो, हर घटना चक्र में भारत के रुख की प्रतीक्षा आज पूरा विश्व करता है। भारत कोई बात विश्व के मंचों पर कहता है तो पूरी दुनिया उसको गंभीरता से लेती है और विकास के मामलों में भी अनेक विकास परियोजनाएं और जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में विकास की दिशा में व्यापक स्तर पर आज पूरे देश के अंदर कार्य किया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे जहां अपडेट के वीसी वंशीधर का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है, जहां उन्होंने बताया है कि नियोजित और सुरक्षित शहरी विकास की दिशा में एमबीबीए के बढ़ते कदम बढ़ते शहरीकरण के साथ बढ़ना चाहिए और ग्रीन कवरेज। राजधानी बनने के बाद देहरादून का हुआ काफी विकास, आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी, बिल्डरों के निर्माण साथ बड़ी संख्या। देहरादून में एक बड़े पार्क की थी जरूरत। मसूरी सिटी फॉरेस्ट पार्क लगभग 12.45 हेक्टेयर क्षेत्र में किया विकसित। पार्क आधुनिक हरा भरा पर्यटन स्थल। एमडीडीए ने पार्क को स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से किया तैयार। बच्चों के लिए खेल, योग, फिटनेस जोन, प्राकृतिक पगडंडिया, बांस के गजेबो, ट्री हाउस और फूल भुलाया जैसी आकर्षक सुविधाएं। प्रवेश द्वार को बनाया गया महासू देवता मंदिर की शैली में। पार्क पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए बन रहा आकर्षण का केंद्र। देखिए, बढ़ते शहरीकरण के साथ ही साथ जो हरित आच्छादन का क्षेत्रफल है या जो हम ग्रीन कवरेज बोलते हैं, उसको भी उसी रेशियो में बढ़ना चाहिए। राजधानी बनने के बाद क्योंकि देहरादून का एक काफी विकास, आवासीय चाहे व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ बढ़ी हैं और उसी अनुपात में बिल्डिंग्स वगैरह का भी निर्माण हुआ, यहाँ की जनसंख्या बढ़ी। उनके लिए एक
बड़े पार्क की जरूरत महसूस की जा रही थी, जहाँ पर बच्चों के लिए भी हो, पढ़ने वाले लोगों के लिए भी हो, जो रिटायर हो गए हैं या उम्र दराज हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उसके लिए भी हो। तो ये सारी चीज़ों को समाहित करते हुए सिटी फॉरेस्ट पार्क हम लोगों ने डेवलप किया है, जहाँ पर बच्चों खेलने के लिए भी है, वॉक करने के लिए भी है, लाइब्रेरी भी है जहाँ पर पढ़ सकते हैं, खेलने के लिए भी है। तो उसका रिस्पांस भी बड़ा अच्छा रहा है और अभी 14 नवंबर को काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों ने भी वहाँ पर घूमा और उसको देखा। जहाँ तक वृक्षारोपण और साथ ही साथ ग्रीन एरिया को हम लोगों ने विकसित किया है, वहीं पर एक लक्ष्य ये भी है कि ऐसी प्रजाति के वृक्ष वहाँ लगाए जाएं कि जैव विविधता को भी वहाँ संरक्षण मिले। बढ़ते शहरीकरण के प्रभाव से जैव विविधता भी कहीं कहीं संकट आ रहा है। जैव विविधता के संरक्षण में भी और उनके संवर्धन में भी ये पार्क अपना योगदान देगा। और आगे बढ़ेंगे, जहां अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए का कड़ा और बड़ा प्रहार लगातार जारी है। इस बीच एमडीडीए ने लगभग 72 बीघा की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। होरोवाला में जिशान की 40 से 45 बीघा, खैरीगांव में परमजीत की 5 बीघा और शंकरपुर में राहुल की 22 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। एमडीडीए का लक्ष्य स्वच्छ, संगठित और पारदर्शी शहरी विकास मॉडल तैयार करना है। बंशीधर तिवारी ने कहा, जनता की सुरक्षा और हित सबसे ऊपर। अवैध प्लॉटिंग करना कानून का उल्लंघन, नियमों से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्राधिकरण अवैध निर्माणों पर लगातार रख रहा निगरानी। सचिव मोहन सिंह बनिया ने कहा, अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माणों पर की जा रही कड़ी कार्रवाई। नागरिकों और निवेशकों से अपील, मानचित्र स्वीकृति और विधिक प्रक्रिया की पुष्टि कर ही खरीदे भूमि। एमडीडीए का प्रयास विकास कार्य नियमों के अनुरूप और पारदर्शी ढंग से बढ़े आगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भवाली कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें पुलिस लाइन अल्मोड़ा में कार्यरत एक व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ टीम ने पाया कि व्यक्ति रात के समय गहरी खाई में गिर गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान उमेश सिंह कुंवर के रूप में हुई है, जो पुलिस लाइन अल्मोड़ा में कार्यरत थे। एसडीआरएफ टीम ने चुनौतीपूर्ण और कठिन भूभाग में सावधानीपूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अथक प्रयासों के बाद शव को सुरक्षित रूप से खाई से बाहर निकाला गया। इसके बाद आवश्यक कानूनी और विधिक कार्रवाई के लिए शव को जिला पुलिस को सौंप दिया गया है। जिला पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। चरस तस्कर का सहयोग करने के आरोप में पुलिस ने हरिद्वार के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस ने पर्याप्त सबूत के आधार पर न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जिला कारागार टिहरी भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि 7 मार्च 2025 को मुनिकिरेती थाना पुलिस ने उत्तरकाशी निवासी तस्कर रविंद्र को 6 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ और जांच में पुलिस को पता चला है कि रविंद्र का सहयोगी हरिद्वार निवासी साबेज है, जो लगातार उसे चरस बिक्री और तस्करी में मदद करना है। इस दौरान आधार पर पुलिस ने पर्याप्त सबूत इकट्ठे किए और साबेज को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में शामिल इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान, चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत और अन्य पुलिसकर्मियों को पुलिस कप्तान ने इस बड़ी कामयाबी के लिए शाबाशी दी है। पुलिस कप्तान का साफ कहना है कि जिले में सूखे नशे के कारोबार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की जा रही है। इससे में तस्करों का सहयोग करने वालों को भी मुकदमे में आरोपी बनाकर एक्शन लिया जा रहा है। और हरिद्वार की सटकुल पुलिस ने चेकिंग के दौरान सट्टे की खाई बाड़ी करते 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने सट्टा सामग्री और नकदी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि सटोरियों की पहचान तोसीम और दीपू यादव के रूप में हुई है। आरोपियों से 2800 रुपए नकद बरामद कर लिए गए हैं। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने सटोरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस कप्तान ने लोगों से किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम 112 को देने की अपील की है। पुलिस कप्तान का कहना है कि जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।